आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे विवादास्पद अध्याय से जुड़ी एक किताब पर बात करने जा रहे हैं। किताब का नाम है मैंने गांधी को क्यों मारा। अब देखिए, ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि ये नाथूराम गोडसे का वो विस्तृत बयान है जो उसने महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे के दौरान अदालत में दिया था जी। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा या कह सकते हैं कि एक सारांश है, और आज हम इसी स्रोत के आधार पर इस बयान को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? इस स्रोत सामग्री के जरिए ये समझना कि गोडसे ने अपने बचाव में क्या तर्क दिए, उन तर्कों का संदर्भ क्या था, और इस बयान का या कह लीजिए इस किताब का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा या पड़ रहा है। ये साफ करना जरूरी समझती हूँ कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और विश्लेषण रख रहे हैं, किसी भी दृष्टिकोण का न तो समर्थन कर रहे हैं, नहीं खंडन। बिल्कुल सही कहा। हमारा काम बस इस स्रोत में जो है उसे आप सबके सामने रखना है। बिल्कुल सही। और ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये बयान जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद जो मुकदमा चला उसकी कार्यवाही का हिस्सा है। हाँ। स्रोत हमें बताता है कि बाद में इसे नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे और दूसरे समर्थकों ने मिलकर छापा था। अच्छा। तो चलिए इस स्रोत के आईने में देखते हैं कि इस बयान के मुख्य बिंदु क्या हैं और उन्हें किस तरह से पेश किया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये जो किताब है मैंने गांधी को क्यों मारा, स्रोत के मुताबिक इसकी बुनियाद क्या है? ये असल में गोडसे का अपना अदालती बयान है ना? हाँ बिल्कुल। ये गोडसे का अदालत में दिया गया वो लंबा और क्या कहते हैं डिटेल्ड स्पष्टीकरण है, जहां उसने अपने काम के पीछे के कारण बताए। स्रोत इसे गोडसे के व्यक्तिगत नजरिए और उसकी विचारधारा की अभिव्यक्ति के तौर पर देखता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि वो अपने कामों को किस तरह देख रहा था और दुनिया के सामने कैसे रखना चाहता था। और यहीं पर उसकी विचारधारा का जिक्र आता है। स्रोत ये बताता है कि गोडसे खुद को एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी मानता था। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं कि स्रोत इस विचारधारा के बारे में क्या कहता है और ये उसके बयान में कैसे झलकती है? जरूर। देखिए, स्रोत के अनुसार हिंदू राष्ट्रवादी होने का गोडसे के लिए मतलब था एक ऐसी विचारधारा में विश्वास रखना जो मानती थी कि भारत प्रमुख रूप से हिंदुओं का राष्ट्र है। अच्छा। और देश की नीतियां इसी बात को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। उसका पूरा बयान आप देखेंगे इसी चश्मे से गांधी जी और उस दौर की राजनीति को आंकता है। गांधी जी पर उसके आरोप इसी मूल विचारधारा से निकलते लगते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक विचारधारा पूरे नजरिए को आकार दे सकती है। तो स्रोत के मुताबिक गांधी जी पर गोडसे के मुख्य आरोप क्या थे? उसके अपने शब्दों में ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने उसे इतना बड़ा हिंसक कदम उठाने पर कथित तौर पर मजबूर किया? स्रोत कई आरोपों को रेखांकित करता है। सबसे प्रमुख आरोप तो यही था कि गोडसे का मानना था कि गांधी जी की नीतियां और उनके फैसले लगातार हिंदुओं के हितों के खिलाफ जा रहे थे। अच्छा। और मुसलमानों के पक्ष में थे। गोडसे ने उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण का दोषी ठहराया। तुष्टीकरण, ये शब्द तो आज भी राजनीति में काफी इस्तेमाल होता है। स्रोत इस संदर्भ में कैसे समझाता है कि गोडसे का तुष्टीकरण से क्या मतलब था? हाँ, और स्रोत बताता है कि गोडसे के लिए तुष्टीकरण का अर्थ था कि गांधी जी उसके अनुसार राजनीतिक लाभ या शांति बनाए रखने के नाम पर मुस्लिमों को अनुचित रियायतें दे रहे थे, जिससे हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा था। ये सिर्फ पक्षपात का आरोप नहीं था, बल्कि ये विश्वास था कि गांधी जी जानबूझकर एक समुदाय को दूसरे पर तरजीह दे रहे थे। और क्या स्रोत इसके कुछ खास उदाहरण भी देता है जिन्हें गोडसे ने अपने बयान में इस्तेमाल किया? हाँ, स्रोत में कुछ प्रमुख उदाहरणों का जिक्र है, जैसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए गांधी जी का आमरण अनशन। हाँ, सुना है इसके बारे में। गोडसे ने इसे सीधे तौर पर हिंदू हितों के विरुद्ध और जो नया पाकिस्तान बना था उसके प्रति अनुचित पक्षपात माना। इसके अलावा भारत के विभाजन से जुड़ी घटनाओं और उस दौरान गांधी जी की भूमिका पर भी गोडसे ने गंभीर सवाल उठाए। अच्छा। उसका तर्क था कि गांधी जी के कई निर्णय विभाजन की त्रासदी के दौरान मुस्लिमों के प्रति ज्यादा सहानुभूति वाले थे, जबकि हिंदुओं और सिखों की पीड़ा को जैसे नजरअंदाज किया गया। और विभाजन की पीड़ा, स्रोत इस पहलू पर कितना जोर देता है? ऐसा लगता है ये गोडसे के तर्कों का एक बिल्कुल भावनात्मक केंद्र बिंदु रहा होगा।
स्रोत के अनुसार विभाजन का दर्द और उससे उपजी हिंसा, हाँ, वो गोडसे के बयान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने सीधे तौर पर गांधी जी की नीतियों को ही विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसका मानना था कि अगर गांधी जी की नीतियां अलग होती तो शायद देश का बंटवारा ना होता। अच्छा। या कम से कम उस भयानक पैमाने पर हिंसा और विस्थापन ना होता जिसमें लाखों हिंदुओं और सिखों की जानें गई और वो बेघर हुए। ये व्यक्तिगत और सामूहिक त्रासदी का भावनात्मक आरोप उसके बयान में साफ झलकता है, जैसा स्रोत बताता है। ये समझना कि वो इन घटनाओं को अपनी विचारधारा से कैसे जोड़ रहा था काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प बात बताता है कि गोडसे ने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं माना। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, हत्या जैसे काम के पीछे व्यक्तिगत बैर ना होना। हाँ, स्रोत इस पॉइंट पर खास ध्यान देता है। गोडसे ने अदालत में साफ साफ कहा कि उसकी गांधी जी से कोई निजी दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। उसने उनके व्यक्तिगत चरित्र या उनकी आध्यात्मिक छवि पर सीधा हमला नहीं किया, ऐसा स्रोत कहता है। तो फिर उसने अपने कृत्य को सही कैसे ठहराया? अगर व्यक्तिगत नहीं तो क्या? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत बताता है कि गोडसे ने इसे एक राजनीतिक हत्या के रूप में पेश किया, मतलब पॉलिटिकल किलिंग। अच्छा, राजनीतिक हत्या। हाँ, उसका दावा था कि ये कदम उसने किसी व्यक्तिगत नफरत के कारण नहीं बल्कि एक राजनीतिक कर्तव्य समझकर राष्ट्र के कथित हित में उठाया था। उसकी दलील थी कि गांधी जी की नीतियां देश को कमजोर कर रही थीं और हिंदू हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए उन्हें रोकना राष्ट्र के लिए जरूरी था। ये एक तरह से अपने हिंसक कृत्य को एक वैचारिक जामा पहनाने की कोशिश थी। ये तर्क अपने आप में काफी विवादास्पद है। अब अगर हम बयान की शैली पर आएं, तो स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा था या कुछ और? नहीं, स्रोत के अनुसार ये बयान सिर्फ फैक्ट्स की लिस्टिंग नहीं है। इसे काफी सोची समझी, तार्किक लगने वाली शैली में एक क्रम में पेश किया गया है। अच्छा। गोडसे ने अपने तर्कों को सिलसिलेवार ढंग से रखा है, ऐतिहासिक घटनाओं का अपने नजरिए से विश्लेषण किया है और गांधी जी के निर्णयों की अपनी व्याख्या पेश की है। तो शैली काफी हद तक एक भाषण जैसी है, जिसमें भावनाओं का भी पुट है, खासकर जब वो विभाजन या सांप्रदायिक दंगों का जिक्र करता है। स्रोत का मानना है कि इसका उद्देश्य साफ तौर पर न केवल अदालत बल्कि बाहरी दुनिया को भी अपनी बात समझाना और प्रभावित करना था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये बयान या ये किताब समाज में किस तरह देखी गई? स्रोत इसके प्रभाव और विवाद के बारे में क्या बताता है? स्रोत साफ करता है कि इस किताब का प्रभाव दोहरा रहा है। ये जानकारी भी देती है और विवाद भी पैदा करती है। एक तरफ इसे पढ़ने से पाठक गोडसे की सोच, उसकी दुनिया देखने का नजरिया और उसके तर्कों की पूरी श्रृंखला को समझ सकते हैं, भले ही वे उससे सहमत हों या ना हों। सही बात है। ये उस मानसिकता को सीधे स्रोत से जानने का मौका देता है जिसने गांधी जी की हत्या जैसे काम को अंजाम दिया। और दूसरी तरफ विवाद। हाँ, विवाद। स्रोत जोर देकर कहता है कि ये किताब शुरू से ही बहुत ज्यादा विवादास्पद रही है। इस पर कई बार बैन भी लगे हैं। अच्छा, बैन भी लगे हैं? जी हाँ। कारण ये बताया गया कि इसे गांधी जी की छवि को धूमिल करने वाला और समाज में सांप्रदायिक नफरत और विभाजन को बढ़ाने वाला माना गया। आज भी इस किताब में दिए गए तर्क और दावे पब्लिक डिस्कशन में बहस और गहरे मतभेद का एक संवेदनशील विषय बने हुए हैं। इसकी स्वीकार्यता और व्याख्या पर समाज बटा हुआ है। ये तो हुई विवाद की बात, लेकिन क्या स्रोत मतलब जो समीक्षा हमारे पास है वो इस किताब के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी अलग अलग करके देखती है? समीक्षा के अनुसार इसके सकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं? हाँ, स्रोत की समीक्षा कुछ बिंदुओं को सकारात्मक रूप में देखती है, लेकिन ये साफ करती है कि ये समीक्षा के अपने ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। पहला, ये कहा गया है कि ये किताब इतिहास का एक वैकल्पिक, भले ही अत्यंत विवादास्पद नजरिया पेश करती है। यह मुख्य धारा के ऐतिहासिक विवरण से बिल्कुल अलग एक पक्ष रखती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अगर हम उस दौर की पूरी तस्वीर समझना चाहते हैं। दूसरा, ये गोडसे की मानसिकता, उसकी विचारधारा के बनने और उसके इरादों को सीधे उसके शब्दों में समझने का एक दुर्लभ अवसर देती है। जी। तीसरा, समीक्षा मानती है कि ये पाठकों को भारतीय राजनीति और समाज में गांधी जी की भूमिका पर एक नए, आलोचनात्मक, भले ही शत्रुतापूर्ण नजरिए से सोचने के लिए उकसा सकती है, जिससे शायद इतिहास की अधिक मल्टी डायमेंशनल समझ बन सके। ठीक है, ये तो हुए समीक्षा द्वारा बताए गए सकारात्मक पहलू। और नकारात्मक पक्ष क्या है? किन आधारों पर समीक्षा इसकी आलोचना करती है? समीक्षा में कई नकारात्मक बातें भी उठाई गई हैं।
पहली और सबसे साफ आलोचना तो ये है कि गोडसे का बयान पूरी तरह से एक तरफा है। जाहिर है। हाँ, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि ये उसका अपना पक्ष है, लेकिन इसमें गांधी जी का कोई संतुलित मूल्यांकन नहीं मिलता। उनके योगदान, उनके विचारों की जटिलता या उनके कामों के सकारात्मक पहलुओं का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी आलोचना यह है कि बयान में दिए गए तर्क अक्सर तथ्यों के निष्पक्ष विश्लेषण के बजाय तेज भावनाओं, पूर्वाग्रहों और एक कट्टर विचारधारा पर आधारित लगते हैं। अच्छा। तीसरी और महत्वपूर्ण चिंता जो स्रोत व्यक्त करता है वो ये है कि यदि पाठक, खासकर युवा पीढ़ी, इसे बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, बिना ऐतिहासिक संदर्भ को समझे पढ़ते हैं तो वे आसानी से गुमराह हो सकते हैं या इसके एक तरफा विभाजनकारी विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या है? वो इस दस्तावेज को भारतीय इतिहास में कहाँ रखता है? देखिए, स्रोत इसे एक साधारण किताब या सिर्फ एक हत्यारे के बयान से कहीं ज्यादा मानता है। उसके अनुसार ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण, हालांकि परेशान करने वाला दस्तावेज है। ये हमें दिखाता है कि कैसे उस समय विचारधारा, राजनीति और धर्म का टकराव इतना गहरा गया था कि उसने देश के सबसे प्रतिष्ठित नेता की हत्या का रूप ले लिया। सही बात है। यह गांधी जी की एक बेहद तीखी और शत्रुतापूर्ण आलोचना तो है ही, लेकिन स्रोत इसे एक चेतावनी के रूप में भी देखता है। ये दिखाता है कि जब समाज में असहिष्णुता, कट्टरता और विचारों का हिंसक टकराव बढ़ता है तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। यह उस कठिन दौर की जटिलताओं, कड़वाहट और गहरे विभाजन को समझने का एक माध्यम है जिससे सबक सीखा जाना चाहिए। तो आज हमने इस स्रोत सामग्री के आधार पर मैंने गांधी को क्यों मारा किताब के पीछे की कहानी और तर्कों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये मूलतः नाथूराम गॉडसे का अदालत में दिया गया अपना बचाव पक्ष है। जी। इसमें उसने गांधी जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण यानी मुस्लिमों को अनुचित रियायतें देने और देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार होने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए। हमने ये भी जाना कि कैसे गॉडसे ने अपने कृत्य को व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम न बताकर एक राजनीतिक कृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जो उसने कथित तौर पर राष्ट्रहित में किया था। बिल्कुल। साथ ही हमने स्रोत के नजरिए से इस किताब के गहरे विवादास्पद स्वरूप को समझा और समीक्षा में बताए गए इसके सकारात्मक पहलुओं जैसे वैकल्पिक दृष्टिकोण देना और नकारात्मक पहलुओं जैसे एक तरफा, भावनात्मक और संभावित रूप से गुमराह करने वाला होना पर भी चर्चा की। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत अंत में सुझाव देता है, ऐसी विवादास्पद सामग्री को अगर पढ़ा जाए तो उसे खुले दिमाग और मजबूत आलोचनात्मक नजरिए के साथ पढ़ना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं, बल्कि अतीत की जटिलताओं और विचारधाराओं के टकराव से सबक लेना होना चाहिए ताकि हम वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक विचार करने लायक सवाल ये उठता है, इतिहास की ऐसी गहरी विवादास्पद, यहाँ तक कि पीड़ा देने वाली कथाओं और नजरियों को भी आलोचनात्मक ढंग से समझने की कोशिश करना, ये हमारी ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को और समाज पर उनके स्थायी प्रभावों की हमारी पकड़ को कैसे मजबूत कर सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या इस तरह की चुनौतीपूर्ण, अक्सर असहज करने वाली सामग्री का विश्लेषण हमें आज के दौर में मौजूद तीव्र वैचारिक संघर्षों, ध्रुवीकरण और असहिष्णुता को बेहतर ढंग से समझने में कोई मदद कर सकता है?